भारत और पाकिस्तान के बीच कत्ल की वारदात कैसी थी, किस तरह से पाकिस्तान के विदेश मंत्री के पांव थरथरा रहे थे और क्यों भारत ने अपनी मिसाइलें पाकिस्तान पर तान दी थी। ये तमाम ऐसे घटनाक्रम हैं जिसके गवाह रहे हैं पाकिस्तान में भारत के पूर्व राजनयिक अजय बिसारिया, जिनकी किताब इस वक्त काफ़ी चर्चा में है और इस पुस्तक के साथ इस वक्त हम मौजूद भी हैं। एंगर मैनेजमेंट, ये वर्ड सर आपने जो दिया है भारत और पाकिस्तान के संबंधों के टर्म में, ये अपने आप में काफ़ी कुछ बयां करता है और उस वक्त की स्थिति को दर्शाता है जब ऐसा लगता था कि भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध छिड़ ही जाएगा। तो सबसे पहले इस टॉपिक से शुरू करते हैं कि आपने वर्ड क्यों दरअसल चूज किया। तो इसके पीछे सोच ये थी कि एंगर का एक थीम, गुस्से का, क्रोध का, ये इस रिलेशनशिप में रहा है, न केवल अब मगर पूरे इतिहास में, पूरे 76 सालों में। चाहे वो आप युद्ध की बात करें, आतंकवाद की बात करें, पाकिस्तान का जो क्रोध है कि कश्मीर वापस नहीं मिल पाया, और इसमें कई फैसले जो पाकिस्तान की तरफ से हुए वो जल्दबाजी में हुए, गुस्से में हुए। 1965 का जो युद्ध था बिना सोचे समझे ठीक तरह वो छेड़ा गया। तो और एक दूसरी थीम रही है मैनेजमेंट की कि भाई हम इस प्रॉब्लम को सुलझा नहीं सकते, इस मसले को हम सुलझा नहीं सकते, तो इसको हम मैनेज करें किसी तरह से कि जिससे कि बहुत ज़्यादा कठिनाइयाँ ना पैदा हों दोनों देशों के लिए। तो इनको जोड़ के एक तरह से एक शीर्षक हमने चुना। तकरीबन 5 साल होने को हैं, साल 2019 और 26 फरवरी। पुलवामा के हमले ने दरअसल भारत को पूरी तरह से दहला दिया था। इतनी बड़ी संख्या में इंडियन फोर्सेज इससे पहले हुए किसी भी आतंकी घटनाक्रम में शायद ही मारे गए हों, और उस वक्त जो तनाव पैदा हुआ, उस तनाव को हमने देखा कि किस तरह से एक युद्ध की पूरी पृष्ठभूमि तैयार हो चुकी थी। आपके हवाले से मैं दर्शकों को बताना चाहूँगा कि किस तरह से दरअसल इस पुलवामा हमले के बाद डिप्लोमेसी और दोनों ही देशों के बीच डिफेंस और साथ ही गवर्नमेंट की स्थिति दिखाई दे रही थी। जी, तो पुलवामा एक बहुत ही इंडिया के लिए एक बहुत ही ट्रॉमेटिक घटना थी। भारत में बहुत ज़्यादा आक्रोश था उस पर, और एक सेंस पैदा हुआ था कि अब बहुत हो गया, अब हम और नहीं चाहते इस तरह की घटनाएं और कुछ करना पड़ेगा। इसकी पृष्ठभूमि में पहले सर्जिकल स्ट्राइक्स हो चुके थे 2016 में, और ये आवश्यक हो गया था क्योंकि पॉलिसी मेकर्स वही थे कि हम उससे भी ज़्यादा करें, क्योंकि उससे भी ज़्यादा ये सीरियस मामला था। और इसीलिए 2019 में फैसला हुआ कि एक जो भारत करेगा पुलवामा के बाद वो बालाकोट होगा, और पहली बार 1971 के बाद भारतीय वायुसेना इंटरनेशनल बाउंड्री को क्रॉस करके पाकिस्तान गई। ये अपने आप में ही एक बहुत ही बड़ा स्टेटमेंट। ये हिंट उस वक्त के रक्षा मंत्री जनरल बिपिन रावत ने आपको दिया था कि कुछ बड़ा हम करने जा रहे हैं। जी, और जाहिर तौर पर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ थे उस वक्त। जी, सबसे बड़ी बात कि पाकिस्तान की संप्रभुता को इस तरह से तार-तार करते हुए उसकी एयर स्पेस में भारतीय वायुसेना का प्रवेश और फिर अपने टारगेट को अचीव करके वापस आना, पाकिस्तान ने शायद सपने में नहीं सोचा होगा कि इस तरह से भारत रिटेलिएट करेगा। बिल्कुल। तो पाकिस्तान में पूरी तैयारी थी कि पुलवामा के बाद कुछ होगा, तो उनके पास एक उसका अनुभव था 2016 का, और उनको लग रहा था कि कुछ उसी प्रकार की चीज़ होगी, कुछ सर्जिकल स्ट्राइक्स होंगे। मगर भारत ने एक एलिमेंट ऑफ सरप्राइज से एक उससे भी आगे कदम लिया, और इस वजह से ये पाकिस्तान को काफ़ी हिला दिया इस मामले में, और उसके लिए आवश्यक हो गया कि वो एक कार्रवाई करे जो अपने लोगों को दर्शा सके कि हमने भी उसी तरह की कुछ कार्रवाई करी। उस वक्त भी भारत में आम चुनाव होने वाले थे और पाकिस्तान ने पूरी तरह से कोशिश की थी दरअसल पुलवामा हमले को एक भारत के इंटरनल इशू, खासतौर पे जम्मू कश्मीर के दायरे में समेट देने की, और इसलिए वो कह रहे थे कि ये चुनावी माहौल में हुआ हमला है और इसके लिए जैश ए मोहम्मद जिम्मेदार नहीं है, पाकिस्तान जिम्मेदार नहीं है। लेकिन इस रेटोरिक को आप लोगों ने अपने डिप्लोमेटिक एफर्ट्स के जरिए जो खारिज किया, ये किस तरह से डिप्लोमेटिक फ्रंट पर एक बड़ी जीत मानी जा सकती है? मेरे ख्याल से ये एक सफलता है भारतीय डिप्लोमेसी की
क्योंकि ये जो नैरेटिव बनता है पाकिस्तान में, जो बयानिया बनता है कि ये तो साफ फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन था, हमारा इसमें कोई लेना देना नहीं, ये आपने खुद ही किया होगा। ये चाहे मुंबई हो, चाहे पठानकोट हो, कई टेररिस्ट अटैक्स में ये बात चलाने की कोशिश करते हैं। और पाकिस्तान के अंदर कई लोग इस बात को सुनने और मानने को तैयार हैं कि उनकी ब्रेन वॉशिंग हुई है, मगर पाकिस्तान के बाहर इस बात को कोई नहीं मानता। भारत जब आगे जाकर कहता है दुनिया को कि ये एक टेररिस्ट अटैक है, तो दुनिया उस बात को मानने को तैयार है। और पाकिस्तान के जो कई करीबी मुस्लिम देश हैं वेस्ट एशिया में, वो भी इस बात को अब समझते हैं और पाकिस्तान को ये मशवरा देते हैं कि ऐसा ना करें। तो अब कुछ ये बदला है और इसकी वजह से ये भारतीय कूटनीति और भारतीय लीडरशिप की सफलता भी माननी चाहिए। लेकिन उस वक्त जब भारत ने पाकिस्तान की एयर स्पेस में जाके और इतने बड़े एयर स्ट्राइक को अंजाम दिया, तो हमें मालूम था कि पाकिस्तान भी रिटेलिएट करेगा, जैसा कि आपने स्वयं लिखा है। तो हमारी उस वक्त की तैयारी क्या थी? क्योंकि जब पाकिस्तान ने रिटेलिएट किया तो काफ़ी मिसहैपनिंग भी हुई और जाहिर है कि हमारा जो विमान है, हमारा फाइटर जेट है, उसको हमारे पायलट लेकर पाकिस्तान के एयर स्पेस में एंटर कर गए और उसके बाद जो हादसा हुआ वो आपने बखूबी लिखा है। देखिए, युद्ध में हादसे होते हैं। इसमें पाकिस्तान ने एक किया कि भारत तो पाकिस्तान में काफ़ी डीप चला गया था। पाकिस्तानी एयरक्राफ्ट 3-4 किलोमीटर ही अंदर आए, वो भी LOC के, और इंटरनेशनल बाउंड्री को नहीं क्रॉस किया उन्होंने। तो पाकिस्तान की तरफ से एक नॉमिनल सी कार्रवाई थी कि भाई हम अपने लोगों को बता सकें कि हमने भी कुछ किया है। और इस तरह की कार्रवाई के अगेंस्ट प्रिपरेशन 100% हमेशा नहीं हो सकता। तो कुछ ना कुछ कार्रवाई होगी जिसमें कुछ ना कुछ रिजल्ट्स आएंगे, मगर भारतीय वायुसेना तैयार थी और वो जल्द ही स्क्रैम्बल हुई और उसने उनको बाहर किया। आपने लिखा है कि जो आर्टिलरी फायर शुरू किया उस वक्त पाकिस्तान ने, उससे ऐसा लग रहा था कि वो हमें एंगेज कहीं और करना चाहते हैं, लेकिन दरअसल उनकी स्ट्रेटजी कुछ और है और वो स्ट्रेटजी उनकी सामने भी आई। और उस क्रम में जब भारतीय वायुसेना ने जवाब दिया और उस वक्त अभिनंदन वर्धमान इस तरह से एंटर करते हुए पाकिस्तान की सीमा में चले गए और पाकिस्तान के F-16 के एक मिसाइल ने उनके एयरक्राफ्ट को डैमेज किया, फिर वो नीचे उतरे। उसके बाद किस तरह से तेज़ी से घटनाक्रम बदलता हुआ चला? देखिए, ये मिलिट्री स्ट्रैटेजी में होता है कि आप कुछ डिसेप्शन ट्राई करें, क्योंकि आपको एक सरप्राइज और स्पीड का एलिमेंट ज़रूरी होता है। तो ये सब हुआ, मगर इसके बाद जो पुलवामा और बालाकोट के बाद जो घटनाएं हुई, वो फोकस चला गया था हमारे पायलट पे। जो पायलट कैदी था और जिनीवा प्रोटोकॉल्स के अनुसार अगर आप किसी भी प्रिजनर ऑफ वॉर को लें, उसको आपको वापस करना होता है। तो भारत ने कई तरह से वो दबाव डाला पाकिस्तान पे कि उसको तुरंत वापस किया जाए, और उसमें हमारी कोर्सिव डिप्लोमेसी काम आई और सफल हुई, क्योंकि बाहरी देशों को भी हमने कहा और डायरेक्टली पाकिस्तान को भी ये संदेश भेजा गया कि आपको वापस करना है, नहीं तो हम इस मामले को एस्केलेट कर सकते। तो फिर वो कत्ल की रात कैसी थी, जिसका जिक्र प्रधानमंत्री मोदी ने भी किया, जिसका जिक्र आपने भी अपनी किताब में किया? जी, और ये साफ है, और इसका विवरण करने के लिए मैंने पाकिस्तानी सोर्सेज को ही कोट किया है। तो पाकिस्तान में पब्लिक डोमेन में भी ये बात करी कि 9 मिसाइल्स तैयार थी उनके आने के लिए, और ये बातचीत हुई। पाकिस्तान ने भारत को बोला कि आप ये मिसाइल्स भेजने वाले थे, पाकिस्तान ने अन्य देशों को ये कहा कि भारत के मिसाइल्स तैयार हैं और भारत को रोका जाए। तो भारत ने तो ये अनाउंसमेंट नहीं किया कि ये घटनाक्रम घटने वाला है, मगर पाकिस्तान को ये मैसेज साफ थी और पाकिस्तान ने अपने फैसले किए और अपना बर्ताव बदला। तो क्या भारत का जो रिटेलिएशन की तैयारी थी, भारत जिस तरह से अपनी मिसाइल्स को पाकिस्तान की तरफ हम कहें तो टारगेट कर चुका था, दूसरी तरफ डिप्लोमेसी का जो टारगेट था वो भी हम देख रहे थे कि P5 नेशन से लेकर और तमाम जो नॉन परमानेंट मेंबर्स हैं उनको भी हमने इंगेज किया, पाकिस्तान को एलिमिनेट करने के लिए जो कोशिश की गई, ये दोनों मिलकर किस तरह से बाध्य करते हुए दिखाई दिए इमरान खान को, जिसके चलते उन्हें आके अपने पार्लियामेंट में स्पीच देना पड़ा?
कि हम अब इसको कूल डाउन कर रहे हैं? जी, इस दबाव का असर हुआ और इसी वजह से पाकिस्तान की आर्मी ने ये सुझाव दिया अपने प्रधानमंत्री को और ये बात कही एक अपने पार्लियामेंट में एक क्लोज डोर मीटिंग में, जिसमें बात हुई थी कि उनके पैर कांप रहे थे और सर पर पसीना था। तो ये बात पाकिस्तान तक पहुंची कि भारत कुछ करने वाला है और करने का इरादा रखता है। तो अगर आप उस पायलट को वापस ना भेजें और सही सलामत ना भेजें तो भारत ये स्टेप्स ले सकता है। आप तैयार हैं इसके लिए कि नहीं? पाकिस्तान का जवाब था, हम तैयार नहीं। न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन की बात कही जाती है, क्या वाकई न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन जैसी स्थिति भी उस वक्त पैदा हुई थी? क्या न्यूक्लियर वेपन्स को लेकर भी उस वक्त के खतरे भारत और पाकिस्तान के बीच पैदा हुए? मेरे विचार में कोई खतरा नहीं था। कुछ पाकिस्तान की जो हम सेबर रैटलिंग कहते हैं वो कभी कभी बात करते हैं, मगर ये साफ था कि उस समय ये मामला उस लेवल तक एस्केलेट हुआ ही नहीं था। तो ऐसा कोई मेरे ख्याल में डर नहीं था और ऐसा कोई होने की आशंका नहीं थी। क्योंकि हम ये सब कन्वेंशनल लेवल पे कर रहे थे, तो इसको तो ये कन्वेंशनल वॉर में भी नहीं बदला था। तो न्यूक्लियर की बात तो बहुत बाद में आती है। हमारे पायलट की जो वापसी हुई उसके बाद से किस तरह से आप देख रहे हैं कि भारत और पाकिस्तान के रिश्ते जो हैं, हालांकि अब भी खटासपूर्ण हैं, अब भी वही क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म हम झेल रहे हैं, लेकिन उसमें कुछ चेंजेज आपको दिख रहे हैं? तो उस घटना के बाद पाकिस्तान में कुछ बदलाव आया, कि पाकिस्तान की सोच में कुछ बदलाव आया कि देखिए इतने करीब आ गए हम एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम के। दूसरा FATF का जोर कि उसमें हम ग्रे लिस्ट से ब्लैक लिस्ट में ना चले जाएं। और तीसरा कुछ नई सोच हो रही थी कि ये पॉलिसी अब महंगी पड़ रही है। मतलब हम सोचते थे कि कुछ इससे नहीं होता, ये करते रहें, मगर अब महंगी पड़ रही है। तो फिर प्रयास ये था पाकिस्तान की कि ये सोच बदलें और मगर ये बहुत धीरे धीरे बदलता है क्योंकि पुरानी आदतें बहुत मुश्किल से जाती हैं। तो क्या इसी का परिणाम था कि पाकिस्तान ने और पाकिस्तान के ISI ने भारत को आगाह किया कि अलकायदा कुछ बड़ा करने वाला है? इस तरह के इनपुट पाकिस्तान पहले कभी नहीं देता? पहले भी हुआ है, होता रहा है, मगर पब्लिक डोमेन में नहीं होता और डिप्लोमेटिक लेवल पे नहीं होता। ये आपस में इंटेलिजेंस एजेंसीज कभी कभी ऐसी सूचना शेयर करती हैं, मगर ये हमेशा नहीं होता। तो ये एक नई बात थी कि उन्होंने कहा और इससे ये अनुमान लगाना ठीक होगा कि वो नहीं चाहते थे कि एक और पुलवामा जैसी घटना हो जाए, इसके लिए नहीं तैयार थे। 5 साल का वक्त गुजर चुका है, हम देख रहे हैं कि इस तरह के घटनाक्रम को दोहरा तो पाकिस्तान की कोई भी आतंकवादी संगठन नहीं सका, लेकिन जो छिटपुट घटनाएं हैं और लगातार उसका दौर जारी है। अभी हम देख रहे हैं कि इस तरह से जम्मू कश्मीर में, खासतौर पे जम्मू के इलाके में लगातार टारगेट्स किए जा रहे हैं। तो क्या पाकिस्तान की रणनीति ये है कि कोई बड़ा नहीं करना है पर छोटे छोटे इस तरह के आतंकी घटनाओं को अंजाम देते रहना है? इस तरह का आशंका है कि एक है कि भारत का जो थ्रेशोल्ड है रिटेलिएशन का, उसके नीचे काम करे, कि आप छुटपुट घटनाएं करते रहें जिससे कश्मीर में ये बात ना जाए कि सब कुछ ठीक हो गया है, सब कुछ नॉर्मल हो गया है, मगर आप कुछ ना कुछ करते रहें, मगर इतना ना करें कि भारत क्रोधित होकर कुछ रिटेलिएशन करे, और तो उस लेवल पे आप नहीं एस्केलेट करना चाहते। एक आखिरी सवाल आपसे पूछूंगा कि पाकिस्तान भी अब एक और चुनाव के क्रम में जा रहा है। फिर से देख रहे हैं हम नवाज शरीफ आ चुके हैं और उस वक्त के जो प्रधानमंत्री हैं उस इलाकों के पीछे हैं, उनकी पार्टी पूरी तरह से टार्निश कर दी गई है। किस तरह से पाकिस्तान में होने वाला जो अगला चुनाव है वो भारत के साथ संबंधों को निर्धारित करे? देखिए, जब भी पाकिस्तान में चुनाव होते हैं, नया नेतृत्व आता है, नई लीडरशिप आती है, और तो कुछ आशा होती है कि कोई नई सोच आए, कुछ नए सिरे से इस रिलेशनशिप को आगे ले जाने की कोशिश करें। और जब भारत और पाकिस्तान दोनों में चुनाव के बाद नई सरकारें आएंगी तो फिर और भी ज़्यादा हमारी प्रोबेबिलिटी है कि कुछ ठीक हो, कुछ रिश्ते सुधरें। इस सब में ज़रूरी है कि आतंकवाद नहीं हो, कोई घटना आतंकवाद की नहीं हो। तो मेरे ख्याल में एक कॉशियस ऑप्टिमिज्म, एक थोड़ी सी आशा की किरण है कि 2024 में जब दोनों तरफ चुनाव हो जाएं तो हम कुछ रिश्ते आगे बढ़ाएं। तो जाहिर है भारत की पॉलिसी रही है टॉक एंड टेरर कैन नॉट गो टुगेदर। तो टेरर की नीति से अगर पाकिस्तान अपने आप को बदलता है
तो दोनों ही देशों के बीच फिर से बातचीत बहाल हो सकती है, रिश्ते पटरी पर लौट सकते हैं। लेकिन ये जो किताब आप हमारे ठीक पीछे आप देख रहे हैं, एंगर मैनेजमेंट, ये एंगर भारत और पाकिस्तान के बीच तब तक जारी रहेगा जब तक कि पाकिस्तान अपनी टेरर की नीति यानी आतंक की नीति नहीं बदल देता। और मैनेजमेंट का तरीका यही होगा कि वो अपनी आतंक नीति बदल दे, और तभी दोनों ही देशों के बीच जो डिप्लोमेटिक रिलेशंस हैं, पीपल टू पीपल कनेक्ट है, वो फिर से बहाल हो सकता है। मुझे लगता है वजह से आप सहमत होंगे इस बात से। बिल्कुल बिल्कुल ठीक बात कही। धन्यवाद न्यूज़ नेशन पर बातचीत करने के लिए और अपने विचारों को। धन्यवाद।